हेलो स्टूडेंट्स। आज वर्ल्ड की पॉपुलेशन लगभग 8.3 बिलियन हो चुकी है और अनुमान लगाया जा रहा है कि 2050 के एंड तक ये पॉपुलेशन 9.3 बिलियन को भी क्रॉस कर सकती है। ऐसे में एनर्जी और फूड सिक्योरिटी की प्रॉब्लम बढ़ती चली जा रही है और अगर हमने अब इन चीजों के ऊपर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है हमारी जो एग्रीकल्चरल लैंड है वो कम भी हो रही है। डेफिनेटली हम जो ध्यान दे रहे हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स और जो फूड सिक्योरिटी के ऊपर, क्या वो सफिशिएंट है? क्या हमारे जो आज की जो प्रेजेंट कंडीशन है, हमारे पास जो आज का मैकेनाइजेशन है, क्या उससे हम एनर्जी सिक्योर कर सकते हैं या फूड सिक्योर कर सकते हैं? आज हम इसी टॉपिक के ऊपर में डिस्कस करेंगे। डेफिनेटली जिस तरीके से पॉपुलेशन बढ़ रही है उस हिसाब से तो हमारी एनर्जी जो प्रोडक्शन है वो नहीं बढ़ पा रही है और जो फूड प्रोडक्शन है वो भी कम हो रहा है। जी हाँ, कम हो रहा है, बढ़ नहीं रहा है, क्योंकि एग्रीकल्चरल लैंड जो है वो भी धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। और जो एनवायरमेंट से रिलेटेड कंट्रीज ने प्लेज लिया है कि अपनी कंट्री का लगभग 33% पार्ट को वो कन्वर्ट कर देंगे फॉरेस्ट में। ऐसे में एक और चैलेंज यहाँ पे जनरेट होता है कि अगर हमें फॉरेस्ट में कन्वर्ट करना पड़ा तो एग्रीकल्चर में कहीं ना कहीं हमें कॉम्प्रोमाइज करना पड़ सकता है। बट कुछ कंट्री बोल रही हैं कि हम जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स को ज्यादा से ज्यादा लगाएंगे और जिससे हमारी जो फूड प्रोडक्शन है वो बढ़ जाएगी। बट क्या ये सारी कंट्रीज अडॉप्ट कर सकती हैं और क्या ये जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स हमारे लिए बेनिफिशियल है या फिर हमारे जो हेल्थ इंपैक्ट उसके ऊपर में कितना पड़ता है या उससे क्या क्या चैलेंजेस है, ये सारी चीजें हम इसमें कवर करने वाले हैं। तो आज हम इसी टॉपिक पे डिस्कस करेंगे क्या है फूड सिक्योरिटी और एनर्जी सिक्योरिटी और इन दोनों में क्या रिलेशन है, क्या हमारी जो अभी प्रेजेंट के जो सिस्टम है, प्रेजेंट के जो स्कीम्स हैं वो हमारी इन सिक्योरिटीज को फुलफिल कर पाएगी या नहीं। आइए इस चीज को डिटेल में समझते हैं। सो आवर टॉपिक इज फूड सिक्योरिटी एंड देन इट इज रिलेटेड टू द एनर्जी सिक्योरिटी एज वेल। बात करते हैं सबसे पहले एनर्जी सिक्योरिटी के बारे में। सो ग्लोबल स्टेबिलिटी चैलेंजेस में अगर आप ये देख पा रहे हैं तो एनर्जी की रिक्वायरमेंट, वाटर की रिक्वायरमेंट और फूड की रिक्वायरमेंट, ये तीनों आपस में एक दूसरे से रिलेटेड है। यानी अगर इनएक्सेसिबिलिटी टू एनर्जी सोर्सेज और सर्विस हुआ तो लोग जो है वो माइग्रेशन करने पे आ जाएंगे और जिस लोकेशन में ये माइग्रेट करेंगे वहां पे एनर्जी की डिमांड बढ़ जाएगी। तो ये कहीं पे एनर्जी की डिमांड जो है बढ़ जाने की वजह से लोग माइग्रेट कर रहे हैं क्योंकि वहां पे सफिशिएंट एनर्जी नहीं मिल पा रही है और जहां पे वो पहुंचेंगे यानी माइग्रेट होंगे वहां पे पॉपुलेशन फिर बढ़ जाएगी और वहां पे एनर्जी की रिक्वायरमेंट बढ़ेगी। यानी ओवरऑल एनर्जी की रिक्वायरमेंट कम होने वाली नहीं है, लेकिन लोगों को यहाँ पे माइग्रेशन करने पे मजबूर जरूर कर सकती है। वाटर के साथ भी सेम प्रॉब्लम है। अगर वाटर स्कार्सिटी होगी, लो इनकम कंट्री है और कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं वाटर से रिलेटेड, उदाहरण के तौर पे इंडिया के अंदर ही अगर हम देखें तो काफी सारी स्टेट्स में वाटर शेयरिंग और हमारी जो रिवर शेयरिंग के ऊपर में डिस्कशन चल रहा है, उनके कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं। ऐसे में काफी सारी स्टेट्स के जो लोग हैं वो माइग्रेट कर जाते हैं उन स्टेट्स के अंदर में जहां ज्यादा पानी की अवेलेबिलिटी है। बट अगर वहां पे पॉपुलेशन बढ़ जाती है तो वहां पे जो ऑलरेडी अवेलेबल पानी है, वाटर है, वो भी हमें कम दिखाई देगा। डेफिनेटली वाटर क्राइसिस क्रिएट कर सकता है। सेम इज द केस विद फूड। अगर राइज इन डिमांड अगर इसकी बढ़ जाती है और फूड अगर हमारा कम होता है तो उसकी वजह से भी लोग माइग्रेट कर जाते हैं और जहां पे माइग्रेट करके जाएंगे वहां पे अगर फूड सफिशिएंट भी था लेकिन अब यहाँ पे कमी हो सकती है। तो डेफिनेटली इससे बहुत बड़ा चेंज हमें देखने को मिलेगा अपनी सोसाइटी के अंदर में, अपनी मूवमेंट्स के अंदर में, माइग्रेशंस के अंदर में। और माइग्रेशन से जनरेटेड जो हमारा स्लम है वो बढ़ सकता है, पॉवर्टी हमारी बढ़ सकती है, अनहाइजीनिक कंडीशंस हमारी बढ़ सकती है, हेल्थ इश्यूज यहाँ पे जनरेट हो सकते हैं और भी बहुत सारे क्राइसिस आ सकते हैं अगर हमारा इस तरीके से माइग्रेशन हुआ तो। एड्रेसिंग फूड इनसिक्योरिटी एंड एनर्जी पॉवर्टी इज एसेंशियल टू ग्लोबल स्टेबिलिटी अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक ने बोला है कि बहुत सारा जरूरी है कि हर कंट्री के अंदर में फूड सिक्योरिटी और एनर्जी सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाए, अदरवाइज इनस्टेबिलिटी बढ़ती चली जाएगी अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक। यहाँ पे जो टर्म है एनर्जी पॉवर्टी का मतलब है जब एनर्जी पे डिपेंडेंसी बढ़ जाती है। उदाहरण के तौर पे किसी परिवार के अंदर में अगर सपोज कीजिए एनर्जी के ऊपर आने वाला जो बिल है, इलेक्ट्रिसिटी बिल है, जस्ट एक
सिंपल एग्जांपल के थ्रू समझते हैं इसको कि अगर उसके पास इलेक्ट्रिसिटी बिल पहले अगर 500 रुपए आता था और अभी अगर 4000 रुपए का अगर बिल आएगा तो डेफिनेटली उसका एक बड़ा अमाउंट एक एनर्जी बिल में चला जाएगा। तो उससे हमारी जो जनरेट होगी पॉवर्टी, दैट इज द सिंपलेस्ट मीनिंग ऑफ दिस एनर्जी पॉवर्टी। ये अगर हम बड़े लेवल पे बड़े स्केल में कंसीडर करें तो पूरी कंट्री के सामने ये चैलेंज आ सकता है कि अपनी एनर्जी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए हमें ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ेगा, जिसकी वजह से दूसरी चीजों में जो हमारी पैसे की कमी हो सकती है। टैकलिंग दीज इश्यूज इंडिपेंडेंटली इज इनसफिशिएंट, यानी इनको अलग अलग लेके चलना हमारे लिए एक तरीके से बेवकूफी होगा। हमें ये सारी चीजों को एक ही प्रॉब्लम की तरह लेके चलना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये सारी चीजें एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड है। द इंटरट्विन्ड क्राइसिस ऑफ फूड एंड एनर्जी सिक्योरिटी defines the trajectory of the 21st century and cast a long term shadow over stability। यानी 21वीं सदी के अंदर में एक बहुत बड़ा चैलेंज हमारे सामने यहाँ पे जनरेट हो गया है एनर्जी और फूड सिक्योरिटी का, और ये एक लॉन्ग टर्म के लिए छाप छोड़ सकता है फ्यूचर में अगर इसको सस्टेनेबल नहीं किया गया तो। The interconnectedness presents a greater challenge to the world sustainability। जहां पे हमें बात कर रहे हैं फूड सिक्योरिटी और एनर्जी सिक्योरिटी की, तो ये सिर्फ दो चीजों में ही नहीं है, इससे रिलेटेड फिर बहुत सारे और इश्यूज, इन्फ्लेशन जैसे इश्यूज जनरेट हो सकते हैं, माल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम जनरेट हो सकती है। इवन हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है जिसमें जो एनर्जी ड्रिवन होती है, जो एनर्जी से ही चलती हैं, पावर इलेक्ट्रिसिटी से ही चलती हैं, वो कम हो सकती है, पॉवर्टी आ सकती है, इकोनॉमिक क्राइसिस आ सकते हैं, इन्फ्लेशन आ सकते हैं, फूड की कमी हो सकती है, माल न्यूट्रिशन बढ़ सकता है, इम्यूनिटी कम हो सकती है, प्लस में इससे रिलेटेड हमारे जो रिलेशंस होते हैं कंट्री टू कंट्री वो भी कहीं पे खराब होने को यानी चांसेस है कि ये भी हमें खराब होने को मिले, यानी यहाँ पे होने के चांसेस ज्यादा हैं। इस तरह के रिलेशन जो है हमारे एक तरीके से डिटीरिएट हो सकते हैं। Food and energy security are severe strain and food production faces challenges। सबसे बड़ा जो चैलेंज फूड सिक्योरिटी को है वो है आज का बढ़ता हुआ टेम्परेचर, और कहीं पे हमारा ड्रॉट है, कहीं पे हमारा एक्सट्रीम फ्लड कंडीशन है, कहीं पे इन क्लाइमेटिक चेंजेस से बढ़ती हुई डिजीजेस हैं। तो हम डिजीजेस से फाइट करें, एग्रीकल्चर को देखें, किस चीज पे हम फोकस करें, तो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है क्लाइमेट चेंज का। दूसरा है बढ़ती हुई पॉपुलेशन ग्रोथ का, यानी अगर हम बात करें इंडिया की पॉपुलेशन, तो इंडिया की पॉपुलेशन लगभग 35 साल के अंदर में डबल होने की आशंका है। आप ये सोचिए कितना ज्यादा फास्ट रेट हो गया है, डबलिंग ग्रोथ रेट हमारा बहुत ज्यादा फास्ट है। ऐसा नहीं है कि सारी कंट्रीज में, लेकिन ज्यादातर कंट्रीज में पॉपुलेशन ग्रोथ रेट बढ़ा है, कम नहीं हुआ है। बट इसके साथ साथ और भी प्रॉब्लम है, इनइक्वालिटी की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है। रिच कंट्री और रिच होती जा रही है, पुअर कंट्री और पुअर होती जा रही है, और ये दोनों के बीच में जो गैप है वो बढ़ता ही चला जा रहा है। जरूरत है इस गैप को कम करने की, ताकि ये जो है इनको हेल्प करे, ताकि इनका भी कैपेसिटी बिल्डिंग हो सके। एनर्जी सिस्टम स्ट्रगल विद जियोपॉलिटिकल, एक बहुत सारा प्रॉब्लम टेंशन इससे बढ़ती है एनर्जी सिक्योरिटी से। उदाहरण के तौर पे अभी आप बोलेंगे तो अगर अभी हम जो एनर्जी के लिए जो प्रोड्यूस करने के लिए ऑयल इंपोर्ट करते हैं, गैसेस इंपोर्ट करते हैं, रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज इंपोर्ट करते हैं, अगर हमारे रिलेशन अच्छे नहीं रहे या फिर हमारी डिमांड ज्यादा बढ़ गई और वो उतना सप्लाई नहीं कर पाए, तो ये एक तरीके से जियोपॉलिटिकल सिचुएशन भी नेगेटिव में चली जाती है और प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। आउटडेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर है ज्यादातर कंट्रीज के अंदर में, जिसकी वजह से एफिशिएंटली एनर्जी प्रोड्यूस नहीं की जा रही है, एफिशिएंटली फूड प्रोड्यूस नहीं किया जा रहा है। उदाहरण के तौर पे इंडिया के अंदर ही अगर हम लेके तो काफी सारी स्टेट्स हैं जो कम एरिया में ज्यादा प्रोड्यूस कर रही हैं फूड को, बट वहीं पे जो कुछ स्टेट्स हैं ज्यादा एरिया में कम प्रोडक्टिविटी दिखा रही हैं। तो डेफिनेटली यहाँ पे एक इंस्टेबिलिटी देखने को मिल रही है, एक पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर इसका एक बहुत बड़ा रीजन हो सकता है। प्लस में जो स्लो ट्रांजिशन है फ्रॉम फॉसिल फ्यूल से जब हम दूसरी तरफ ट्रांजिशन कर रहे हैं रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ में, काफी स्लो पेस है, स्लो स्पीड है। अगर हम इसको जल्दी फास्ट स्पीड पे नहीं कर पाए तो रिन्यूएबल एनर्जी में प्रोडक्शन जो है इलेक्ट्रिसिटी का अगर कम हो गया तो डेफिनेटली ये पॉल्यूशन बढ़ता चला जाएगा। पॉल्यूशन को कम करने के लिए हमें अलग से पैसा खर्च करना पड़ेगा। तो फूड और एनर्जी सिक्योरिटी के साथ साथ
जो हमारा जो इकोनॉमिक क्राइसिस है वो भी जनरेट हो सकता है। द इंटरेक्शन बिटवीन दीज क्राइसिस डिमांड दैट बोथ एड्रेस टुगेदर फॉर इफेक्टिव ग्लोबल पॉल्यूशन और सॉल्यूशन, यानी हमें दोनों को साथ में लेके चलना पड़ेगा, एक दूसरे से कनेक्टेडनेस है इनके अंदर में, एक दूसरे के साथ प्रॉपरली ये इंटरलिंक्ड है। तो हमें जरूरत है कि इन दोनों चीजों को पैरेलली लेके चलें ताकि हमारी जो प्रोडक्टिविटी है वो भी बढ़े, एनवायरमेंटल पोल्यूशन भी ना हो और एनर्जी की रिक्वायरमेंट भी ना बढ़े। उदाहरण के तौर पे अगर हमारा बहुत ज्यादा टेम्परेचर बढ़ेगा तो डेफिनेटली हमारी एसी जो एयर कंडीशनर्स है और रेफ्रिजरेशन की जो रिक्वायरमेंट है वो बढ़ जाएगी। लेकिन अगर हमने टेम्परेचर ही रेज नहीं किया, यानी पॉल्यूशन से बढ़ते हुए टेम्परेचर को अगर हमने कम कर दिया पॉल्यूशन के द्वारा, पॉल्यूशन कम करके, तो हमारी एनर्जी की रिक्वायरमेंट ही ज्यादा नहीं रहेगी। तो हमें कुछ इस तरह के मिटिगेशन स्टेप्स उठाने चाहिए जिससे हमारी एनर्जी की रिक्वायरमेंट ही कम हो जाए और पॉपुलेशन का जो ग्रोथ रेट है वो भी हमारा ऑप्टिमम हो जाए, यानी जितना रिसोर्सेज होगा उतना ही हमारा यहाँ पे एनर्जी और फूड रहना चाहिए। इस तरह के कॉन्सेप्ट बहुत सारे जो ज्योग्राफर्स रहे हैं और एक तरीके से आप बोल सकते हैं फिजिकल ज्योग्राफर रहे हैं। उदाहरण के तौर पे एक बहुत बड़े आप बोल सकते हैं पर्सन हैं कॉन्फ्यूशियस ने भी अपने थिंकर हैं, उन्होंने भी एक कॉन्सेप्ट दिया था ऑप्टिमम थ्योरी का। ऑप्टिमम उन्होंने बोला था कि जितनी पॉपुलेशन है उतना ही अगर रहता है, ऐसा ही थॉमस माल्थस ने भी कुछ इसी तरह का कॉन्सेप्ट दिया था कि जितना हमारी पॉपुलेशन है उतना अगर रिसोर्सेज रहे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर एक भी चीज ऊपर नीचे हुई तो प्रॉब्लम जनरेट हो सकती है। यानी रिसोर्सेज भी ज्यादा नहीं होने चाहिए, पॉल्यूशन कम है तो आपको रिसोर्सेज के बराबर की पॉपुलेशन करने के लिए पॉपुलेशन बढ़ानी पड़ती है। यानी पॉपुलेशन भी ज्यादा नहीं होनी चाहिए ताकि आपको एनर्जी की रिक्वायरमेंट जो होती है वो बढ़ती है तो फिर आपको ये बढ़ाना पड़ता है। तो इन दोनों को एक तरीके से मिनिमम लेवल पे रखना चाहिए कि जितना एनर्जी है और उतनी हमारी पॉपुलेशन भी होनी चाहिए, और जितना फूड है उतनी हमारी पॉपुलेशन हो तो ज्यादा बेटर रहता है। डेटा के अकॉर्डिंगली अगर हम देखें तो दुनिया का 70% के आसपास का जो पानी है सिर्फ एग्रीकल्चर एक्टिविटीज में यूज हो जाता है। फिर चाहे स्पेशली हम बात कर रहे हैं फ्रेश वाटर की, और ये जो एग्रीकल्चर है 70% यहाँ पे एग्रीकल्चर में फ्रेश वाटर यूज होता है रिसोर्सेज का, और 20% ग्रीन हाउस गैस जनरेट करते हैं हमारी एग्रीकल्चर एक्टिविटीज। अगर हम बात करें, हम हेविली रिलायंट है ऑन दी फॉसिल फ्यूल्स, यानी अगर हम मैकेनाइजेशन की बात करें एग्रीकल्चर में, इरिगेशन में यूज होने वाली यूटेंसिल्स मशीन्स ये भी फॉसिल फ्यूल के ऊपर चलती हैं। जहां पे जिन फैक्ट्रीज के अंदर में ये बनाया जाता है उसमें जो इलेक्ट्रिसिटी यूज हो रही है वो भी फॉसिल फ्यूल से ही बन के आ रही है। फर्टिलाइजर का प्रोडक्शन जहां पे हो रहा है वहां भी एनर्जी कंज्यूम हो रही है, वहां भी इलेक्ट्रिसिटी यूज हो रही है, वहां भी पॉल्यूशन जनरेट हो रहा है। ट्रांसपोर्टेशन जो एग्रीकल्चर में एक जगह से दूसरी जगह अगर अपने प्रोडक्ट को हम बेचते हैं तो तब भी हमारी जो एनर्जी रिक्वायरमेंट बढ़ती है और इसकी जो हमारी जो पॉल्यूशन है वो बढ़ता है। तो हर स्टेप पे हमें ये जो फुटप्रिंट्स है, कार्बन फुटप्रिंट्स है और जो वाटर फुटप्रिंट्स है, इन दोनों को कम करने की जरूरत है। दिस वल्नरेबिलिटी एक्सपोजेस फूड सिस्टम टू एनर्जी प्राइस फ्लक्चुएशन फर्दर थ्रेटनिंग ग्लोबल स्टेबिलिटी। डेफिनेटली अगर ये चीजें बढ़ेंगी तो प्राइस फ्लक्चुएशन होना लाजमी है। यहाँ पे फूड के और एनर्जी की रिक्वायरमेंट जैसे जैसे बढ़ेगी और सप्लाई अगर कम है तो डेफिनेटली आप जानते हैं एक इकोनॉमी का रूल है कि अगर डिमांड ज्यादा है सप्लाई कम है तो ऑटोमेटिकली हमारे जो प्राइसेस हैं प्रोडक्ट्स के वो बढ़ जाते हैं। वहीं पे अगर हम 2020 से 2023 के बीच में अगर देखें तो लगभग 11.8% पॉपुलेशन सीवियर फूड शॉर्टेज से परेशान थी और काफी सारी मोर्टेलिटी भी हमें देखने को मिली है, यानी काफी सारी डेथ हुई है इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर में। ये जो नंबर है ये राइज करेगा 2028 तक, लगभग 956 मिलियन जो लोग हैं इसकी चपेट में आ सकते हैं, इसके चंगुल में आ सकते हैं। और यहाँ पे एनर्जी और फूड सिक्योरिटी, स्पेशली फूड सिक्योरिटी क्राइसिस की वजह से यहाँ पे प्रॉब्लम में आ सकते हैं। माल न्यूट्रिशन बढ़ सकता है, स्टंटिंग बढ़ सकती है, वास्टिंग बढ़ सकती है और मोर्टेलिटी भी यहाँ पे देखने को मिल सकती है। राइजिंग टेम्परेचर एंड इरेक्टिक वेदर पैटर्न डिसरप्ट द एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी। हमारी पैटर्न की वजह से, क्लाइमेटिक पैटर्न, वेदर कंडीशंस की वजह से ऑलरेडी बहुत ज्यादा डेप्रिशिएट हो चुकी है, पुटिंग द लाइवलीहुड ऑफ 2.5 बिलियन पीपल एट रिस्क।
यानी अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो इमीडिएटली कुछ सालों के अंदर ही, यानी 4-5 साल के अंदर ही 2.5 बिलियन लोग हैं वो इससे परेशान हो सकते हैं, वो इससे एक तरीके से अफेक्ट हो सकते हैं। फूड सिक्योरिटी हैज डीपन इकोनॉमिक एंड सोशो कॉन्सिक्वेंसेस फॉर मिलियंस वर्ल्ड वाइड। डेफिनेटली जब फूड क्राइसिस होगा तो डेफिनेटली इकोनॉमिक क्राइसिस भी होगा, क्योंकि आपके पास ज्यादा काम नहीं होगा, क्योंकि जैसे जैसे एनर्जी रिक्वायरमेंट बढ़ती है, इंडस्ट्रीज बढ़ती हैं, हमारी डेवलपमेंट होती है, जॉब्स बनती है, लेकिन अगर हमारे पास फूड ही नहीं है, हमारे पास अगर एनर्जी ही नहीं है, तो डेफिनेटली मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स भी नहीं होंगी, ज्यादा लोग उसके अंदर में नहीं होंगे, ओवरऑल हमारी जो पॉवर्टी है वो बढ़ सकती है। डेटा के अकॉर्डिंगली अगर हम देखते हैं फूड प्राइस इंडेक्स के अंदर में, तो 2006 में जो फूड प्राइस इंडेक्स हमें दिखाई दे रहा है वो 75 के आसपास में दिखाई दे रहा है। ये हमने डेटा लिया है, मिलियन मोर पीपल फेस हंगर एज दिस, तो 75 के आसपास में अभी ये सारा चीज जो इंडेक्स है वो 150 के आसपास पहुंच गया है 2022 के अंदर में। वहीं पे फूड इनसिक्योरिटी की हम बात करें तो 800 मिलियन जो थे वो एक तरीके से फूड इनसिक्योरिटी के अंदर में थे। कुछ टाइम के लिए कम भी हुआ था 2010, 14, 18 के बीच में, लेकिन 18 के बाद में दोबारा से ये जो वैल्यू है यानी फूड इनसिक्योरिटी की प्रॉब्लम 200, यानी यहां पे अगर हम देखें तो लगभग 850 मिलियन पीपल के अंदर में और ये बढ़ सकती है। डेफिनेटली ये डेटा जो है घबराने वाले हैं और ये हमें इसके ऊपर कुछ ना कुछ एक्शन इमीडिएटली लेना पड़ेगा। अगर हम एनर्जी कंजम्पशन की अगर हम बात कर रहे हैं तो कुछ पर्टिकुलर जो स्टेट्स हैं, कंट्रीज हैं, जैसे कि यूनाइटेड स्टेट्स हो गया, ब्राजील हो गया, गायना हो गया, ये अपने एक्सपैंड कर रहे हैं ऑयल और गैस प्रोडक्शन को, इवन ये सब्सिडीज प्रोवाइड कर रहे हैं इन पर्टिकुलर इंडस्ट्रीज को, जिसकी वजह से पॉल्यूशन बढ़ता चला जाएगा। यानी शॉर्ट टर्म इकोनॉमिक इंटरेस्ट के लिए लॉन्ग टर्म ये लॉस को बियर करने को राजी हैं। This dependency exacerbate vulnerabilities in food system। यानी एनर्जी का डायरेक्ट रिलेशन फूड सिक्योरिटी से भी है। यानी अगर एनर्जी प्रॉपर फार्मर्स को नहीं मिलेगी, यानी अगर पावर कट्स होंगे और एनर्जी पूरा प्रॉपर टाइम पे नहीं मिलेगी, तो वो किस तरीके से अपनी इरिगेशन करेंगे, किस तरीके से अपने वो ज्यादा जो चीजें हैं, इंस्ट्रूमेंट्स हैं, मशीन्स हैं, उनको यूज कर सकते हैं। वहीं पे जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज है उनको भी अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिली तो ज्यादातर जो फूड प्रोसेस नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से एनर्जी सिक्योरिटी भी नहीं मिल पाएगी। तो डेफिनेटली आप देख पा रहे हैं कि जो फोसिल फ्यूल के ऊपर में एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, न्यूक्लियर से हम प्रोवाइड कर रहे हैं 6%, कोल से प्रोवाइड कर रहे हैं 24%, गैस से 23%, ऑयल से 38%, रिन्यूएबल से जस्ट 9% एनर्जी की रिक्वायरमेंट को हम फुलफिल कर रहे हैं अपने डिफरेंट टाइप के फॉसिल फ्यूल से और हमारी रिन्यूएबल एनर्जी से। तो आप देख पा रहे हैं ये जो सबसे ज्यादा डिपेंडेंसी अभी भी हमारे नॉन फोसिल के ऊपर में, हमारे फोसिल के ऊपर में यानी ऑयल, गैस और कोल के ऊपर में ज्यादा है। वहीं पे न्यूक्लियर में भी काफी अच्छा परसेंटेज है, लेकिन रिन्यूएबल में अगर हम देख पा रहे हैं तो इन चारों के कंपैरेटिवली काफी कम, सिर्फ 9% है, जो कि हमें इतना ज्यादा एनर्जी या फूड सिक्योरिटी नहीं प्रोवाइड कर सकता। एनर्जी पॉवर्टी जो मैंने बताया आपको, एनर्जी की रिक्वायरमेंट बढ़ने की वजह से जो पॉवर्टी जनरेट होगी, इज अ सिग्निफिकेंट इशू इन द स्पेशली लो इनकम कंट्रीज। अगर पर कैपिटा इनकम बहुत ज्यादा कम है तो वो पर्टिकुलर पर्सन वो एनर्जी को खरीदेगा या फिर अपने बच्चों की पढ़ाई के बारे में सोचेगा, हेल्थ के बारे में सोचेगा। यहाँ पे बैलेंस बनाना बहुत ही डिफिकल्ट हो सकता है, स्पेशली लो इनकम कंट्रीज में जो सिटीजन्स हैं उनके लिए सप्लाई डिस्ट्रप्शन इसके अंदर में हो सकता है। एक्सट्रीम वेदर इवेंट फ्रीक्वेंटली डैमेज एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर इन रीजन्स विद अनरिलायबल पावर ग्रिड जो है, यानी कई बार ग्रिड्स ही एनर्जी रिक्वायरमेंट जो है हमारी वो बढ़ रही है, लेकिन जो हमारे इस तरीके से वेदर इवेंट्स इस तरीके से चेंज हुए हैं कि वहां पे एनर्जी रिक्वायरमेंट तो बढ़ी है, लेकिन एनर्जी रिक्वायरमेंट बढ़ते बढ़ते हमारा यहाँ पे इतनी ज्यादा हो चुकी है और प्लस में जो हमारे क्लाइमेटिक चेंज है उसकी वजह से पावर ग्रिड्स ही काम करना बंद कर रहे हैं या फिर डिस्ट्रॉय हो गए हैं। तो हम किस तरीके से ये सारी चीजें प्रोवाइड करेंगे। रूरल एरिया में अगर देखें एनर्जी शॉर्टेज एक बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। यहाँ पे पॉवर्टी को एक तरीके से एक्सर्बेट कर रहा है। फार्मर के पास इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, कम प्रोडक्टिविटी होती है उस वजह से, और उसके पास खाने को भी कई बार पैसे नहीं होते हैं। सब सहारन अफ्रीकन कंट्रीज में अगर हम देख रहे हैं पर्टिकुलरली चैलेंजेस लो जो फर्टिलाइजर यूसेज है,
इनसफिशिएंट एनर्जी एक्सेस, यानी जो गरीब फार्मर है सब सहारण के जो नीचे वाली कंट्रीज है उसके अंदर में अच्छे फर्टिलाइजर यूज नहीं कर पा रहे हैं, अच्छा क्वांटिटी का वाटर यूज नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से ओवरऑल प्रोडक्टिविटी उनकी कम हो रही है और फूड इनसिक्योरिटी भी जनरेट हो रही है और उनके परिवार में गरीबी जो है वो बढ़ती चली जा रही है। एग्रीकल्चर फोसिल फ्यूल वल्नरेबिलिटी की अगर हम बात करें, एग्रीकल्चर बहुत हद तक फोसिल फ्यूल के ऊपर डिपेंडेंट है। आप जानते हैं ज्यादातर हम लोग सोलर पैनल्स और ये बहुत ही कम कंट्रीज में यूज किया जा रहा है। आज भी जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है वो कोल से या फिर ऑयल से या फिर पेट्रोल, इन सारी चीजों से ही आती है। अब ये इनको एक तरीके से वल्नरेबल कर देता है। नेचुरल गैस एसेंशियली जो फर्टिलाइजर प्रोडक्शन के लिए चाहिए इस बोथ अ फीड स्टॉक एंड एन एनर्जी सोर्स, यानी नेचुरल गैस को हम यूज करें जो कि एक अगेन एक फॉसिल फ्यूल है। यहाँ पे अगर जियोपॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जिससे बढ़ती है, जैसे कि एग्जांपल चाइना की अगर हम बात करें, चाइना ने 2021 में फर्टिलाइजर एक्सपोर्ट के ऊपर में बैन लगा दिया था, जिस वजह से काफी सारी कंट्रीज के अंदर में फर्टिलाइजर नहीं पहुंच पाया। अब क्योंकि ऐसा क्यों किया चाइना ने, क्योंकि उसको खुद की फर्टिलाइजर की रिक्वायरमेंट बढ़ गई थी। अब फर्टिलाइजर की रिक्वायरमेंट बढ़ी है तो पहले सबसे पहले अपनी कंट्री में देखेगा, उसके बाद में कहीं एक्सपोर्ट करेगा, यानी इतना ज्यादा क्राइसिस हो गया है कि फर्टिलाइजर अपनी कंट्री में ही कंज्यूम हो गया और उसकी वजह से वो बाहर इसको एक्सपोर्ट नहीं किया। और जब बाहर एक्सपोर्ट नहीं किया दूसरी कंट्रीज में फर्टिलाइजर की कमी हुई, फर्टिलाइजर के प्राइस बढ़े, गरीब फार्मर उसको अफोर्ड नहीं कर पाया, जिसकी वजह से फर्दर उसकी जो प्रोडक्टिविटी है कम हो गई। प्रोडक्टिविटी कम हुई तो उससे गरीबी और ज्यादा बढ़ जाती है। एग्रीकल्चर सप्लाई चेन पूरा का पूरा अफेक्ट हो सकती है। एनर्जी के साथ साथ फर्टिलाइजर के प्राइस जो है फ्लक्चुएट कर सकते हैं और इससे जो हमारी फूड इनसिक्योरिटी भी जनरेट हो सकती है, क्योंकि फार्मर्स अगर फर्टिलाइजर ही यूज नहीं कर पाएगा तो उसकी प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी। वहीं पर रिन्यूएबल एनर्जी की बात करें, एक होप है हमारा, अगर हम बात करें रिन्यूएबल एनर्जी इन्वेस्टमेंट अगर किया जाए तो एक पोटेंशियल सॉल्यूशन हो सकता है इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए। हाई इनकम कंट्रीज की आज 83% तक रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी हो गई है 2022 तक, लेकिन लो इनकम नेशन जो है वो इसको अभी तक नहीं कर पाए हैं। सोलर पावर्ड इरिगेशन एंड बायोमास एनर्जी कुड रेवोल्यूशनाइज एग्रीकल्चर, लेकिन कितनी कंट्रीज हैं जो ये अफोर्ड कर सकती हैं। हाई कॉस्ट एंड इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिट देयर एक्सेसिबिलिटी टू दोज हु नीड देम द मोस्ट, यानी जिन कंट्रीज को इसकी ज्यादा रिक्वायरमेंट है लेकिन वो कंट्रीज अपनी गरीबी की वजह से, पॉवर्टी की वजह से इस चीज को अफोर्ड नहीं कर पा रही है, तो उनकी कंट्रीज में और ज्यादा एक तरीके से पॉल्यूशन बढ़ रहा है और फूड सिक्योरिटी की प्रॉब्लम बढ़ती चली जा रही है। फूड इनसिक्योरिटी बढ़ रहा है, एनर्जी इनसिक्योरिटी बढ़ रही है और ये कंट्री और गरीब होती चली जा रही है। कॉम्पीटिंग डिमांड की अगर हम बात कर रहे हैं ऑन एग्रीकल्चर, तो आप देख पा रहे हैं कि जनरेशन ऑफ बायोफ्यूल, अगर हम बायोफ्यूल को प्रोड्यूस करते हैं तो हम फर्स्ट जनरेशन थी, हमारे जो जनरेशन वाइज हमने इसको डिवाइड किया हुआ है। बायोफ्यूल ऐसे फ्यूल्स होते हैं जिनको हम पेट्रोल और डीजल के ऑल्टरनेटिव की तरह यूज कर सकते हैं। आज हमारे पास बहुत अच्छी टेक्नोलॉजीज नहीं है जिसमें हम 100% इसको फ्यूल को यूज कर सके, लेकिन कुछ कंट्रीज ने इस फ्यूल को 100% यूज करने के बराबर बना दिया है, यानी ऐसी मशीन्स उन्होंने बना ली है जिसमें 100% बायोफ्यूल यूज किया जा सकते हैं। इंडिया अभी B20 के आसपास पहुंच गया, यानी 20% बायोफ्यूल और 80% जो फॉसिल फ्यूल्स है उनको यूज करेंगे। फर्स्ट जनरेशन जो हम बायोफ्यूल जिसको हम बोलते हैं वो एडिबल बायोमास से आता है, यानी कॉर्न, व्हीट, शुगर बीट या फिर राइस ब्रांड, राइस का जो चूरा होता है और जो ऊपर का जो पार्ट होता है उससे जो निकलने वाला होता है उसको हम बोलते हैं यहाँ पे राइस ब्रांड। तो इन चीजों से जब हम बायोफ्यूल बनाते हैं तो उसको बोलते हैं फर्स्ट जनरेशन बायोफ्यूल। वहीं पे सेकेंड जनरेशन बायोफ्यूल नॉन एडिबल बायोमास से आता है, यानी लकड़ी से, वुड से, ग्रास से, स्ट्रॉ से और वेस्ट से। वहीं पे थर्ड जनरेशन एल्गे से फॉर्मेशन होता है। एल्गे आप जानते होंगे प्लांट का एक फॉर्म होता है, बहुत छोटे ही लेवल पे प्लांट होते हैं, उसको बोलते हैं हम एल्गे। तो माइक्रो एल्गे और जो मैक्रो एल्गे हैं इससे हम थर्ड जनरेशन का बायोफ्यूल बनाते हैं। और बायोफ्यूल फोर्थ जनरेशन केमिकल प्रोसेसिंग से बनेगा, जैसे पायरोलाइसिस, यानी जब वेस्ट होता है, जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनको बहुत सारा हाई टेम्परेचर पे लेस ऑक्सीजन के अंदर में बर्न किया जाता है और उसके अंदर से गैसेस निकल के आती है और वो कन्वर्ट हो जाती है हमारी बायोगैस के अंदर में और बायोफ्यूल के अंदर में। सोलर फ्यूल से निकलने वाला, जेनेटिक एल्गे से निकलने वाला और गैसिफिकेशन से निकलने वाले
हम बायोफ्यूल को हम बोलते हैं फोर्थ जनरेशन बायोफ्यूल। तो ये आपको जानना जरूरी है, स्पेशली प्री पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये क्वेश्चन आ सकता है कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ जनरेशन में क्या डिफरेंस है। ये एडिबल से आता है, नॉन एडिबल से आता है, ये एल्गल से आता है और ये केमिकल चेंजेस से आता है। फूड फेसेस कॉम्पिटिंग डिमांड बियॉन्ड फूड प्रोडक्शन। डेफिनेटली फूड प्रोडक्शन बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है यहाँ पे। It is increasingly expected to support the global energy transition by producing biofuels। यानी अगर हम बायोफ्यूल का यूज करें तो काफी हद तक हम इससे फाइट कर सकते हैं, जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है उसको हम काफी हद तक इससे फुलफिल कर सकते हैं। दिस डुअल रोल ऑफन क्रिएट्स टेंशन बिटवीन द फूड सिक्योरिटी एंड द energy security, as biofuel production require significant land and water resources। जैसे जैसे लैंड और वाटर रिसोर्सेज बढ़ेगा, क्योंकि बायोफ्यूल अगर हम प्रोड्यूस करना चाहते हैं तो डेफिनेटली ये चीज हमें कहीं ना कहीं ग्रो करनी पड़ेगी, एल्गे ग्रो करना पड़ेगा, इस तरह के एडिबल बायोमासेस को और ज्यादा प्रोड्यूस करना पड़ेगा, जिस वजह से लैंड की रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगी और साथ साथ वाटर की रिक्वायरमेंट भी बढ़ जाएगी। यानी अल्टीमेटली हमने बहुत सारा बड़ा सॉल्यूशन नहीं निकाल लिया, बट यस कुछ हद तक ये हमें बचा सकता है इस पर्टिकुलर फूड और एनर्जी इनसिक्योरिटी के क्राइसिस से। इन अ वर्ल्ड विद वाइड स्प्रेड हंगर, प्रायोरिटाइजिंग एनर्जी ओवर फूड रेजेस एथिकल कंसर्न भी यहाँ पे बढ़ रहा है। यानी जो अमीर कंट्री है वो सारा कुछ कर पा रही है, उनके पास बहुत अच्छा कुछ है, लेकिन जो गरीब कंट्री है, जो जिनके पास एनर्जी ज्यादा नहीं है, उनके पास फूड भी कम है और सारी चीजें उनके पास कम है, पॉवर्टी बढ़ रही है, डिजीज बढ़ रही है। तो एक तरीके से एथिकल इश्यूज भी यहाँ पे जनरेट हो रहा है। प्लस में जो कंट्रीज ये बायोफ्यूल को बना सकती हैं वो अपना ग्रो कर सकती हैं, लेकिन उन कंट्रीज का क्या जिनके पास ये टेक्नोलॉजी नहीं है या फिर ये चीजें नहीं ग्रो कर सकते, तो उनके साथ में ये एक तरीके से नॉन एथिकल चीज हो जाएगी। इस वजह से एथिकल इश्यू भी यहाँ पे जनरेट होता हुआ दिख रहा है। अगर इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करना है, डेफिनेटली किसकी कॉस्ट पे, बहुत ज्यादा पैसा लगने वाला है। फूड सिक्योरिटी, एनर्जी सिक्योरिटी को अगर बचाना है तो सब्सटेंशियल फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स करनी होंगी, रिसर्च करनी होंगी, जीएमओ प्रोड्यूस करना होगा, एनर्जी एफिशिएंट व्हीकल्स हमें बनाने पड़ेंगे, एनर्जी एफिशिएंट यूटेंसिल्स हमें बनाने पड़ेंगे, डिवाइसेस हमें बनाने पड़ेंगे, ताकि कम एनर्जी पे, उदाहरण के तौर पे जो हम पहले बल्ब यूज करते थे वो सर्कल वाला, यानी जो स्पेरिकल टाइप का होता था, कांच का, जिसको हम इनकैंडेलेसेंट फ्लोरेसेंट बल्ब बोलते थे, वहां बहुत सारा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती थी। लेकिन धीरे धीरे हम स्विच किया हमने CFL के ऊपर, और CFL से फिर अब हम आ गए हैं LED बल्ब्स के ऊपर में। LED बल्ब्स यानी अगर हम 50 LED बल्ब जलाएंगे तब जाके एक फ्लोरेसेंट बल्ब के बराबर की एनर्जी कंज्यूम करेगा। तो डेफिनेटली हमें ज्यादा एनर्जी मिल पा रही है, एनर्जी एफिशिएंट सब्सटेंस ये बनाने पड़ेंगे, बट डेफिनेटली यहाँ पे रिसर्च और पैसे की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी। टू मीट बेसिक कैलोरी नीड फॉर द मोस्ट वल्नरेबल पॉपुलेशन, लगभग $90 बिलियन एनुअली उनको खर्च करना पड़ेगा 2030 तक, तब जाके प्रॉपर कैलोरीफिक वैल्यूज, यानी हम बात कर सकते हैं फूड की जो पर्सन के अंदर में हमें चाहिए होती है। तो अगर प्रॉपर फूड अगर लोगों तक पहुंचाना है, फूड सिक्योरिटी अगर आपको डेवलप करनी है, तो उसमें लगभग हर कंट्री को $90 बिलियन हर साल 2030 तक इन्वेस्ट करना पड़ेगा। माल न्यूट्रिशन से अगर हम लड़ना चाहते हैं, अमंग वीमेन एंड चिल्ड्रन वुड डिमांड लगभग $11 बिलियन हर साल हमें चाहिए। अगर हम बच्चे और जो महिलाएं हैं, वीमेन हैं, उनको अगर माल न्यूट्रिशन से बचाना चाहते हैं, क्योंकि मेन फोकस इन्हीं के ऊपर रहता है, क्योंकि जो मेल के अंदर में ज्यादा माल न्यूट्रिशन नहीं दिखाई देता है, क्योंकि इंडिया जैसी कंट्री के अंदर में ज्यादातर माल न्यूट्रिशन या तो बच्चों में या फिर फीमेल में ज्यादा दिखाई देता है। ट्रांसफॉर्मिंग ग्लोबल फूड सिस्टम कुड कॉस्ट 300 से 400 बिलियन जस्ट 0.5% ऑफ द ग्लोबल GDP। यानी अगर पूरे ग्लोब का फूड सिक्योरिटी जनरेट करनी है तो हमें लगभग 0.5% ऑफ द टोटल GDP, पूरे वर्ल्ड की GDP हमें खर्च करनी पड़ेगी, जो कि एक बहुत बड़ा कॉस्ट भी नहीं है। लेकिन मेन चीज है हम कितने ज्यादा उजागर हैं, हम कितना मींस हाउ बैडली वी नीड दिस पर्टिकुलर थिंग, हाउ मच डेस्परेट वी आर। अगर हम ज्यादा डेस्परेट होंगे और कितना इंटरेस्टेड हैं, विलिंगनेस कितनी है कंट्रीज की
एक दूसरे को हेल्प करने की विलिंगनेस कितनी है। अगर ऐसा होगा तो ये जरूरी भी नहीं है कि ये चीज हम नहीं कर पाएंगे, ये हम इजीली कर सकते हैं। सिर्फ 0.5% हमें ग्लोबल जीडीपी का यूज करना पड़ेगा अगर इसको हमें टैकल करना है तो। द डायर कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ इनएक्शन, अगर हम बात कर रहे हैं प्रॉपर इनएक्शन अगर हुआ तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं अगर इसमें हमने नहीं फॉलो किया तो। कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ इनएक्शन आर सीवियर एंड कुड कॉस्ट द ग्लोबल इकोनॉमी ट्रिलियंस इन लॉस्ट प्रोडक्टिविटी, यानी ओवरऑल जो प्रोडक्टिविटी है फूड इनसिक्योरिटी में प्रोडक्टिविटी बहुत कम हो जाएगी, एनर्जी की वजह से प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी और जो हेल्थ प्रॉब्लम्स है और ज्यादा सीवियर हो सकती हैं। क्लाइमेट इंड्यूस्ड एनर्जी डिस्ट्रप्शन थ्रेटन टू डिस्टेबलाइज रीजन लीडिंग टू द सोशल अनरेस्ट, हो सकता है मास में माइग्रेशन देखने को मिल सकता है। जैसा कि आजकल आप देख भी पा रहे होंगे कि काफी सारी स्टेट्स में विद इन इंडिया भी काफी सारे स्टेट सिटीज की तरफ बढ़ रहे हैं, रूरल एरिया धीरे धीरे कम होता जा रहा है। अगर रूरल एरिया में फार्मर अगर क्रॉप ग्रो नहीं करेगा तो खाना कहां से जनरेट होगा, कहां पे प्रोड्यूस होगा, तो डेफिनेटली ये भी एक कंसर्न है। तो हमें रूरल एरिया में भी एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, फार्मर्स की इनकम को बढ़ाना पड़ेगा ताकि वो और ज्यादा एनकरेज हो इन सब चीजों के लिए, और ज्यादा फूड को प्रोड्यूस करें, और ज्यादा लेबोरियस काम करें, और ज्यादा आउटपुट जनरेट करें। अफ्रीका's मिनरल वेल्थ की अगर हम बात करें, वाइटल फॉर रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजीज इज ऑफन एक्सट्रैक्टेड विदाउट बेनिफिटिंग लोकल कम्युनिटीज, परपेचुएटिंग साइकिल्स ऑफ दी पॉवर्टी। यानी अफ्रीका के मिनरल वेल्थ, यानी अफ्रीका आप जानते होंगे एक ऐसा कंट्री है जिसमें बहुत सारे, यानी पूरे अगर अफ्रीका की भी बात करें तो स्पेशली उसके अंदर में साउथ अफ्रीका के अंदर में बहुत सारा मिनरल्स हमें दिखाई देते हैं। रिन्यूएबल एनर्जी जो है एक तरीके से, अब जब मिनरल्स है और जो फॉसिल फ्यूल्स है तो वो क्यों इस तरीके से स्विच करेंगे, लेकिन अगर लिथियम जैसी चीजें मिलती हैं तो हम इलेक्ट्रिसिटी और इस तरह की चीजें लिथियम से प्रोड्यूस कर सकते हैं। बट किस हद तक ये इसको यूज करेंगे वो तो टाइम ही बताएगा। बट अगर ऐसा हुआ कि अगर इन्होंने इसको ठीक से यूटिलाइज नहीं किया तो पॉवर्टी अफ्रीकन कंट्रीज के अंदर में और बढ़ती चली जाएगी। नीड फॉर इंक्लूसिविटी इन द एनर्जी सॉल्यूशन, यानी अब इंक्लूजन होना बहुत जरूरी है। काफी सारे लोगों को, अपने स्टेक होल्डर्स को मिलना जरूरी है। अगर ये सब लोग एक साथ नहीं मिलेंगे, अगर ये सब लोग एक साथ नहीं मिलेंगे, हैंड्स के साथ हैंड नहीं मिलाया गया तो प्रॉब्लम जनरेट हो सकती है। लेकिन हम सब मिलके इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ये अनअचीवेबल टारगेट है, अचीव किया जा सकता है, बट जरूरत है इंक्लूजन की। डिस्पाइट रिकॉर्ड इन्वेस्टमेंट इन द रिन्यूएबल फॉसिल फ्यूल एक्सपेंशन कंटिन्यू। आज भी अगर हम देखेंगे यूएस जैसी कंट्रीज जो है सब्सिडी प्रोवाइड कर रही हैं अपनी कंपनीज को ताकि वो ज्यादा से ज्यादा ऑयल एक्सट्रैक्शन करे, ऑयल को यूज करे जो कि पॉल्यूशन जनरेट करता है। अब छोटे इंटरेस्ट, इकोनॉमिक इंटरेस्ट के लिए लॉन्ग टर्म पॉल्यूशन ये जनरेट कर देती हैं। ट्रांजिशन जो है बहुत ही स्लो रेट से हो रहा है नॉन रिन्यूएबल से रिन्यूएबल में। क्लीन एनर्जी सॉल्यूशंस अवेलेबल हैं, लेकिन बड़ी जो कंट्रीज है वो छोटी कंट्रीज को देना नहीं चाहती हैं। ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। दिस इंक्लूसिविटी इज क्रूशियल फॉर बिल्डिंग ए सस्टेनेबल एंड दी रेजिलिएंट फ्यूचर फॉर ऑल। सभी के लिए सस्टेनेबल और रेजिलिएंट फ्यूचर के लिए हमें एक के साथ एक मिलके चलना पड़ेगा, तो हम इस टारगेट को अचीव कर सकते हैं। जो इंक्रीजिंग गैप है बिटवीन द डेवलप्ड एंड द डेवलपिंग वर्ल्ड, उसको हमें कम करना पड़ेगा, तब हम इसको इजीली अचीव भी कर सकते हैं। रीइमेजिन द अगर एग्रीकल्चर फॉर सस्टेनेबिलिटी, द ट्विन क्राइसिस ऑफ, ये दोनों जो क्राइसिस है फूड और एनर्जी इनसिक्योरिटी वाला, चैलेंज ग्लोबल प्रायोरिटीज, किसको हमें ज्यादा प्रायोरिटी देना चाहिए। द सॉल्यूशन डीज क्राइसिस आर विद इन रीच बट दे आर रिक्वायर अ फंडामेंटल शिफ्ट इन द पर्सपेक्टिव। हमें अपने पर्सपेक्टिव को चेंज करना पड़ेगा, थोड़ा अपनी सोच को भी चेंज करना पड़ेगा। हेल्पिंग हैंड्स बढ़ाने पड़ेंगे, शेयरिंग करनी पड़ेगी, ट्रांसपेरेंसी करनी पड़ेगी, पॉलिसीज इंप्लीमेंटेशन करना पड़ेगा, करप्शन कम करना पड़ेगा, चैलेंजेस एक्सेप्ट करने पड़ेंगे, रिसर्च हमें बढ़ाना पड़ेगा, मिटिगेशन बढ़ाना पड़ेगा, एडेप्टेशन बढ़ाना पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट्स बढ़ानी पड़ेंगी, और हमें चेंज करने की जरूरत है कि हम नॉन रिन्यूएबल से धीरे धीरे रिन्यूएबल की तरफ में एंटर करें। एग्रीकल्चर मस्ट बी रीइमेजिन्ड जस्ट एज अ सोर्स ऑफ फूड बट एज अ कॉर्नरस्टोन ऑफ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट। बट अगर हम देख पा रहे हैं एग्रीकल्चर को री इमेजिन किया जा सकता है
नॉट जस्ट एज ए सोर्स ऑफ फूड, यानी सिर्फ एक सोर्स यानी खाना ही नहीं है, ये एक तरीके से सस्टेनेबल एनर्जी का, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का एक सोर्स है। यानी अगर हेल्दी, आपने सुना होगा हेल्थ इज वेल्थ, यानी हेल्थ का डायरेक्टली वेल्थ से रिलेशन होता है। यानी अगर आपके पास अच्छा खाना ही नहीं होगा, लॉन्ग टर्म के लिए फूड सिक्योरिटी ही नहीं होगी, तो आपका ध्यान कहीं और भी नहीं लग पाएगा। इंडस्ट्रीज, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स भी अपने ऊपर फोकस नहीं कर पाएंगी। डेफिनेटली वो करने की जरूरत है। Failure to act will deepen global hunger, undermine efforts to combat the climate change, यानी क्लाइमेट चेंज भी हम नहीं रोक पाएंगे अगर हमने इसमें फेल हो गए, तो एक दूसरे की हेल्प करने में फेल हो गए, तो अपनी कैपेसिटी को बिल्डिंग करने में अगर हम फेल हो गए, तो डेफिनेटली बहुत बड़े प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिल सकते हैं। क्या चीजें हम अडॉप्ट कर सकते हैं? एक तो हम रिन्यूएबल एनर्जी को प्रमोट करें, ज्यादा से ज्यादा जितना हो सके पूरे वर्ल्ड के अंदर में एक तरीके से मुहिम चलानी चाहिए, कैंपेन होनी चाहिए कि हमें ये बहुत बड़े लेवल पे, वॉर लेवल पे इस सिचुएशन को लेना चाहिए। दूसरा है वाटर एफिशिएंट एग्रीकल्चर सिस्टम, जैसे कि हमारा ड्रिप इरिगेशन सिस्टम हो गया, स्प्रिंकलर इरिगेशन सिस्टम हो गया, हमारा वाटर रिसाइकल हो गया, पर्मा कल्चर हो गया। इस तरह की चीजों को हमें अडॉप्ट करना चाहिए, एक्वा कल्चर हमें अडॉप्ट करना चाहिए। ऐसे ही अगर हम बात करें डाइवर्सिफाइड, हम अलग अलग टाइप के लाइव स्टॉक और क्रॉप्स को ग्रो करना चाहिए ताकि फूड सिक्योरिटी हो पाए। ऐसा देखा जाता है कि कुछ स्टेट जो है पर्टिकुलर टाइप की क्रॉप ही ज्यादा ग्रो करती हैं, क्योंकि एमएसपी उन्हें कुछ ही पर्टिकुलर क्रॉप पे मिल रही है। ऐसे में जरूरी हो जाता है कि गवर्नमेंट लगभग सभी के ऊपर अगर एमएसपी प्रोवाइड करे, तो फार्मर्स भी अपनी पूरी एनर्जी लगा देगा अलग अलग तरह के प्रोडक्ट बनाने में, जिस तरह से हमारी जो न्यूट्रिएंट की कमी है वो भी फुलफिल हो पाएगी। पेस्ट मैनेजमेंट प्रॉपरली होना चाहिए, क्योंकि हम देख पा रहे हैं कि इंडिया के अंदर 10 से 15% जो हमारी प्रोडक्टिविटी है वो सिर्फ पेस्ट की वजह से कम हो जाती है, जिसकी वजह से फार्मर को पेस्टिसाइड्स भी लगाने पड़ते हैं। और पेस्टिसाइड जब वो खरीद के लाएगा तो डेफिनेटली वो भी उसके एक्सपेंडिचर के अंदर इंक्लूड हो जाता है, जो फर्दर डीपन कर सकता है उसकी पॉवर्टी को। यानी उसको प्रोडक्टिविटी थोड़ा बढ़ाने के लिए थोड़ा जो पेस्टिसाइड खरीदने पड़ते हैं वो भी उसको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। यानी ऐसी क्रॉप बनाई जाए जो पेस्ट रेजिस्टेंट हो, पेस्टिसाइड की जरूरत ही ना पड़े, या फिर इस तरीके से हम एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करें जहां पे पेस्ट जो है ज्यादा ना प्रॉब्लम क्रिएट करे। सॉइल कंजर्वेशन की टेक्निक्स हमें अडॉप्ट करनी चाहिए। प्रॉपर सॉइल हेल्थ कार्ड बनने चाहिए, जो कि इंडिया में बनते भी हैं, लेकिन कितने % लोग इसको प्रॉपरली फॉलो कर रहे हैं? क्योंकि देखा गया है इस तरह की टेक्नोलॉजी जब भी आती है, इस तरह की चीजें, फैसिलिटी जब भी आती है, सिर्फ जो ऊपर का जो लेवल फार्मर्स है यानी टॉप लेवल फार्मर्स ही उसको अवेल कर पाते हैं। जो गरीब फार्मर है, जैसे कि इंडिया में 86% मार्जिनलाइज फार्मर है, वहां तक वो चीजें नहीं पहुंच पाती है। तो जरूरत है इसका डीप इंट्रूजन की, जो भी स्कीम, जो भी चीजें आती हैं उसको डीपली यानी बिल्कुल लोएस्ट लेवल तक भी पहुंचाया जाए। द वर्ल्ड स्टैंड एट अ पाइवटल मोमेंट, एक ऐसे मोमेंट पे है जहां पे फूड और एनर्जी सिक्योरिटी हमारे लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो गई है और इसको अभी एड्रेस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर इस सिचुएशन को अभी एड्रेस नहीं किया गया और इसके सॉल्यूशंस नहीं फाइंड आउट किए गए, सो इट विल क्रिएट कियोस्क इन आवर लाइफ। हमारी लाइफ में फूड और ये जो सबसे प्राइमरी रिक्वायरमेंट है, अगर वही फुलफिल नहीं हो पाई तो बहुत बड़े क्राइसिस आ सकते हैं। द सॉल्यूशन एग्जिस्ट बट अर्जेंट एक्शन इज नीडेड टू री इमेजिन एग्रीकल्चर। ऐसा नहीं है कि सॉल्यूशन नहीं है, सॉल्यूशन इज अवेलेबल, बट इंटेंशन होनी चाहिए, विलिंगनेस होनी चाहिए, यानी और पार्टनरशिप की भावना हमारे अंदर में होनी चाहिए तो एक्सेलरेट करें नॉन फॉसिल से फॉसिल, जो वहां पे हम स्विच करें, यानी हम फॉसिल से नॉन फॉसिल के अंदर में स्विच करें, नॉन रिन्यूएबल से रिन्यूएबल में स्विच करें, और वर्ल्ड राइज टू मीट दिस चैलेंज और विल फ्यूचर जनरेशन बियर द कॉस्ट ऑफ द इनएक्शन। यानी आप आज या तो एक्शन ले लीजिए, फ्यूचर के लिए आप अपने आप को सिक्योर कर सकते हैं, या फिर आज आप एक्शन मत लीजिए, आप एंजॉय कीजिए, आज अपनी एनर्जी इनसिक्योरिटी कीजिए, आज अपनी पॉल्यूशन को बढ़ाइए, एंजॉय कीजिए, फ्यूचर में इसके कॉन्सिक्वेंसेस आपको देखने को मिलेंगे। जैसा उदाहरण के तौर पे हमारे पेरेंट्स भी हमें बोलते हैं कि अगर अब आपने नहीं पढ़ा तो फ्यूचर की जो लाइफ है आपकी वो खराब हो सकती है, तो या तो अभी मेहनत कर लीजिए, फ्यूचर आपका बहुत ज्यादा स्ट्रांग होगा, लेकिन अब अगर एंजॉय करेंगे तो डेफिनेटली फ्यूचर जो है वो ब्लैक हो सकता है, पूरा खत्म हो सकता है। यही सिचुएशन हमारी आज की है।
हर कंट्री को चाहिए कि इस तरीके से एफर्ट डालें, वॉर लेवल पे इस सिचुएशन को लेके चलें। काफी सारी कंट्रीज इसको सीरियस नहीं ले रही हैं, जिसकी वजह से पूरे वर्ल्ड को इस प्रॉब्लम को देखना पड़ रहा है। डेफिनेटली सॉल्यूशन इज अवेलेबल और इस तरह के क्वेश्चन यूपीएससी में आते रहे हैं कि क्या सॉल्यूशन आप सजेस्ट करेंगे जिससे हमारी फूड और एनर्जी सिक्योरिटी हो सके। हर साल फूड और एनर्जी सिक्योरिटी के क्वेश्चन आते हैं, यानी कोई साल ऐसा नहीं जाता है कि जब इसके क्वेश्चन नहीं आए हैं। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मेंस और प्री के अंदर में दोनों में इस तरह के क्वेश्चन 2 से 3 क्वेश्चन एटलीस्ट इसके ऊपर में आते हैं। तो इस तरह के टॉपिक जो हम यहाँ पे कवर कर रहे हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, स्पेशली यूपीएससी सीएससी एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं ये सारे जो हम एनर्जी फूड और सिक्योरिटी के ऊपर में कर रहे हैं। और भी इस तरह की अगर इंफॉर्मेटिव वीडियोस को देखना चाहते हैं तो डू सब्सक्राइब आवर चैनल चहल एकेडमी। थैंक यू।